नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ईडू फिल्म्स। कल हम लोगों ने मैपिंग का एक सीरीज स्टार्ट किया था, जिसके तहत हम लोगों ने साउथ अमेरिका का मैपिंग स्टार्ट किए थे और साउथ अमेरिका का जो पॉलिटिकल मैप था, जो राजनीतिक मानचित्रण था, वो हम लोगों ने देखा, पढ़ा और समझा। आज हम लोग उसी पहलू में आगे बढ़ते हुए साउथ अमेरिका का फिजिकल फीचर्स देखेंगे, उसका फिजिकल मैप देखेंगे, उसका भौतिक विशेषताएं देखेंगे कि साउथ अमेरिका का कौन सा पार्ट में माउंटेन्स पाया जाता है, कहाँ प्लेट्यूज है, कहाँ लेक्स है, कहाँ डेजर्ट, कहाँ रिवर्स है, कहाँ ग्रासलैंड है, मतलब कहाँ घास के मैदान है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है और कहाँ झील है, मरुस्थल और नदियाँ देखेंगे। उसके साथ साथ कुछ अदर फिजिकल फीचर्स होते हैं, इसको हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो 3 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक तो है ग्रासलैंड, फिर माउंटेन्स और फिर प्लेट्यूज। आज साउथ अमेरिका का हम लोग ग्रासलैंड पढ़ेंगे, माउंटेन्स पढ़ेंगे और प्लेट्यूज पढ़ेंगे, और इतना अच्छा से पढ़ेंगे ताकि फिर कभी भी लाइफ में दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। तो एक ही बार पढ़ो बहुत अच्छा से। और हाँ, आपको याद दिला दें, जब भी आप मैपिंग का क्लास कर रहे हो तो आपके पास साउथ अमेरिका का मैप होना चाहिए। आप एटलस स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है, वो पास में रखिएगा आप, और एक ब्लैंक मैप मैप रखिएगा और एक कॉपी। जो पॉइंट हम बताते हैं आप मैप मैप में पॉइंट करते जाइए और मिलाते जाइए, और कुछ एक्स्ट्रा अगर हो तो ब्लैंक मैप में डालिए और फिर कॉपी में नोट कीजिए। चलिए ठीक है, तो करते हैं हम लोग शुरू। चलिए, सबसे पहले हम ग्रासलैंड देखते हैं। ग्रासलैंड देखिए, किसी भी कंट्री के लिए ग्रासलैंड ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। क्यों? ये ग्रासलैंड होता क्या है? घास का मैदान है। अब हम लोग गाँव में तो हम लोग देखते हैं कि घास का मैदान क्या होता है, या कोई शायद ही अनजान होगा जो घास के मैदान को नहीं जानता होगा। तो जहाँ घा पहले हम देख लेते हैं घास का मैदान क्या है, ग्रासलैंड क्या होता है। देखिए, एक चीज़ आप देखिएगा, कहीं पे भी आप ध्यान रखिएगा, किसी भी कंट्री का या किसी भी जगह का जो ग्रासलैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो एरिया होता है जो फॉरेस्ट और डेजर्ट का बीच का होता है। ऐसा कहीं नहीं है कि फॉरेस्ट यहाँ पर इस सर्टेन एरिया में फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है, बहुत ज़्यादा घना जंगल है और एकाएक डेजर्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता। एक ट्रांजिशन फेज होता है होता है। पहले जंगल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कमता जाता है, और यहाँ ग्रास, जो घास बोलते हैं, घास का मैदान बनता है। उसके बाद फिर हमको नजर आता है कौन सा फीचर्स, जो फीचर्स नजर आता है वो डेजर्ट वाला आता है। तो हम बोल सकते हैं कि छोटा छोटा वेजिटेशन होता है, छोटा छोटा क्या बोल सकते हैं, वनस्पति होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड करते हैं। ग्रासलैंड इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो ग्रासलैंड में जितना भी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का वर्क होता है, वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर वाला वर्क कहाँ किया जाता है? ग्रासलैंड में किया जाता है, घास के मैदान में किया जाता है। जब हम ग्रासलैंड पढ़ रहे होंगे तो इसको हम दो बेसिस पे पढ़ेंगे। पहले तो देखेंगे कि वो ग्रासलैंड कहाँ है, कहाँ मतलब किस कॉन्टिनेंट में, किस कॉन्टिनेंट में मतलब किस महाद्वीप में। दूसरा देखेंगे उस महाद्वीप में भी किस देश में, किस कंट्री में है। ठीक है, तो पहला तो ये तरीका होता है कि हम ग्रासलैंड का नाम पढ़े और फिर उसको देखें कि वो किस कॉन्टिनेंट में है, फिर देखेंगे उस कॉन्टिनेंट में किस देश में है। देखिए, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कि जो ग्रासलैंड होता है जनरली दो प्रकार का होता है, एक ट्रॉपिकल होता है, एक टेम्परेट होता है। एक टेम्परेट होता है, मतलब ट्रॉपिकल का अगर हम बोले तो उष्णकटिबंधीय होता है। कुछ घास के मैदान है जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है, और कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, ऐसे नहीं, हम लोग देख ही लेंगे कि किस बेसिस पे हम किस किस घास को मैदान को उष्णकटिबंधीय बोलेंगे, किसको शीतोष्णकटिबंधीय बोलेंगे, किसको ट्रॉपिकल बोलेंगे और किसको टेम्परेट बोलेंगे। वो डिवाइड करेंगे हम। सन सन का जो रेज है उसके पहुंचने के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं, तो वो हम डिवाइड करके देख लेंगे। सबसे पहले अगर हम साउथ अमेरिका का बात करें तो उसमें हम जो मेन मेन ग्रास लैंड पढ़ेंगे वो ग्रैंड चैको पढ़ेंगे, किस कंट्री में है, फिर पढ़ेंगे किस टाइप का है। लानोस पढ़ेंगे किस कंट्री में है, ये तो कंफर्म है, यहाँ पे हम हैं तो साउथ अमेरिका का ही होगा, साउथ अमेरिका ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन किस प्रकार का है, तो उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्णकटिबंधीय है और किस देश में है। पंपास कहाँ है और किस प्रकार का है। जब आप ग्रासलैंड पढ़े तो दो ही चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, कहाँ और किस प्रकार का। सबसे पहले आप पता कीजिए कहाँ है, फिर
उसके लिए लोकेशन के अकॉर्डिंग से आप बता दीजिएगा कि किस प्रकार का है। और कुछ ग्रासलैंड में पढ़ना नहीं होता है। तो जो साउथ अमेरिका में पढ़ेंगे, ग्रैंड चैको, लैनोस, पम्पास, कटिंगास, सेराडोस और फिर कैंपोस, ये सब घास का मैदान है जो हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अगला स्लाइड में थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि कौन सा टेम्परेट जोन होता है और कौन सा ट्रॉपिकल जोन होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, वो तो रहने दीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जगह जहां तक सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो लाइट है परपेंडिकुलर पड़ता है, वो टोटल वो जगह जहां सूर्य का लाइट क्या परपेंडिकुलर पड़ता है, वो जोन को हम क्या कहते हैं, वो जोन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। मतलब अगर हम देखें तो जो सूर्य का लोकेशन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब मकर रेखा से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा तक जो सूर्य का पोजीशन है वो कहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा तक ही होते रहता है। मतलब ये ही वो एरिया है। दूसरे शब्द में हम बोले कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का ही वो एरिया है जहां तक सूर्य का लाइट जो होता है वो परपेंडिकुलर पड़ता है, मतलब वो लंबवत पड़ता है। लंबवत लाइट जब जब भी लंबवत रेज आएगा, जब भी प्रकाश लंबवत पड़ेगा तो उससे क्या होगा, सबसे बड़ी चीज वहां का तापमान में वृद्धि हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, अगर इसको हम सन मानते हैं और यहाँ पे लाइट हम परपेंडिकुलर पढ़ाए हैं, दूसरा कंडीशन में जब देखते हैं सन, जब हम जैसे लाइट को तिरछा करते हैं तो हम देखते हैं कि जो कांटेक्ट एरिया है, संपर्क सतह है, वो बढ़ जाता है। संपर्क सतह बढ़ जाने के कारण जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज्यादा ज्यादा जगह पे हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण सबसे पहला चीज ये होता है कि अगर सिंपल सा यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, आप ये आग जला लिए हैं, इस पे आप एक ग्लास रखते हैं और ग्लास में पानी रखते हैं, तो आप देखिएगा जो ग्लास का पानी है गर्म हो जाएगा बड़ा जल्दी। दूसरा कंडीशन में आग ही है लेकिन आप यहाँ पे एक ग्लास रखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हीट नहीं मिल रहा ग्लास को डायरेक्ट हीट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ग्लास क्या होगा, देर में गर्म होगा। वही चीज होता है, जहां तक तो सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ती है वहां का इंसोलेशन क्या होता है, ज्यादा, वहां ज्यादा इंसोलेशन मिलता है, और जहां नहीं, जहां तिरछा पड़ता है वहां इंसोलेशन कम मिलता है। तो चूंकि हम अगर सिंपल डायग्राम का बात करें, इसको यदि हम पृथ्वी माने, इसको हम बोले कर्क रेखा, इसको हम बोले विषुवत रेखा, और इसको हम बोल दे मकर रेखा। कर्क हो गया, विषुवत रेखा हो गया, फिर मकर रेखा हो गया। तो हम क्या पाते हैं, सालों भर जो सूर्य का रोशनी है इस एरिया में लंबवत पड़ते रहता है, जिसके कारण ये वाला जोन जो है वर्षों भर ज्यादा गर्म रहता है सापेक्ष इस एरिया के और इस एरिया के। इसलिए जो एरिया ज्यादा गर्म रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, कटिबंध कुछ नहीं होता, क्षेत्र, क्षेत्र, कटिबंध को हम क्षेत्र बोलते हैं। जोन मतलब हो रहा है ना क्षेत्र। तो जिस एरिया में सालों भर सूरज का किरण लंबवत पड़ेगा उसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। और कहाँ सालों भर लंबवत पड़ेगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। मतलब ये वाला एरिया क्या हो गया मेरा, ये वाला जो एरिया है वो ट्रॉपिकल जोन होता है। और उसके ऊपर का एरिया जहाँ सूरज का प्रकाश तिरछा पड़ता है वहाँ का टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से कम होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब ठंडा और गर्म दोनों रहता है, गर्म उतना ज्यादा नहीं रहता है। और सबसे ऊपर वाला जोन जहाँ सूरज का रोशनी पहुंच ही नहीं पाता वो क्या रहता है, उसको आइस जोन या पोलर जोन बोलते हैं, ध्रुवीय कटिबंध, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो जो ट्रॉपिक टेम्परेट जोन है उसका तापमान ना तो पोलर के इतना कम होता है और ना ही ट्रॉपिकल इतना ज्यादा होता है, तो बीच बीच का टेम्परेचर वाला होता है। तो जो हमारा घास का मैदान जनरली होता है ना, जो भी घास का मैदान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाएगा, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी घास का मैदान पाया जाएगा उसको हम ट्रॉपिकल ग्रास लैंड बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान बोलेंगे। और जो घास का मैदान कर्क रेखा के ऊपर या फिर मकर रेखा के नीचे जो पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको टेम्परेट ग्रासलैंड या शीतोष्ण घास का मैदान बोलेंगे। चलिए, तो हम लोग देखते हैं
थोड़ा कुछ कुछ घास का मैदान देख लेते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा समझ लें, ज़्यादा आसानी होगा हमको समझने में। इसको यदि हम मान लेते हैं इक्वेटर है अपना, हमारा इक्वेटर है। इसको अगर हम मान ले कर्क रेखा है, मकर रेखा है, तो यदि यहाँ पे कोई घास का मैदान पाया जा रहा है, कोई घास का मैदान पाया जा रहा है, या यहाँ पे कोई घास का मैदान पाया जा रहा है, या यहाँ पे कोई घास का मैदान पाया जा रहा है, ये सारे, ये क्या था, कर्क रेखा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या था, विषुवत रेखा था, और ये क्या था, मकर रेखा था। मतलब ये इक्वेटर हो गया और ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दोनों के बीच में, जो कर्क और मकर के बीच में जो भी पाया जाएगा ग्रासलैंड, वो किस प्रकार का हो जाएगा, ट्रॉपिकल हो जाएगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। मतलब क्या, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो ये वाला यदि हम इसका नाम ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे, कुछ घास के मैदान हम बना लेते हैं। इसको एक, दो, तीन कर देते हैं। तो यदि हम आपसे बोले कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो बताइए, तो आप कौन कौन बताइएगा, ए को बताइएगा, बी को बताइएगा और सी को बताइएगा। क्यों? क्योंकि जितने तीनों ए और बी और सी जो ग्रासलैंड है, वो क्या कर्क और मकर रेखा के बीच में अवस्थित है, इसलिए उसको क्या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोले, उष्णकटिबंधीय। और अगर हम बोले आपको कि हमको शीतोष्णकटिबंधीय बताइए, टेम्परेट बताइए, तो आप कौन सा, एक को बोलिएगा, दो को बोलिएगा और तीन को बोलिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो अब ग्रासलैंड देखते हैं कौन कौन सा घास का मैदान है, उसका क्या क्या विशेषता है वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ग्रासलैंड पाया जाता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और थोड़ा सा प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल क्या, टेम्परेट, टेम्परेट उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होंगे वो क्या होंगे, आकार में बड़े एवं घने होंगे। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय होंगे क्या, आकार में छोटे होंगे। रीजन क्या है, क्या रीजन हो सकता है, देखिए रीजन ये है कि जो भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, जो भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उसको सालों भर सनरेज जो है, सूर्य का किरण जो है, वो सालों भर प्रॉपर रूप से मिलते रहता है और ज्यादा मात्रा में मिलता है। और जितना ज्यादा सनरेज मिलेगा, आप जानते हैं, उतना ज्यादा क्या होगा, सनरेज मिलने के कारण उनका ग्रोथ भी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस उतना ही ज्यादा होगा, और फोटोसिंथेसिस जितना ज्यादा होगा उतना जो प्लांट है वो ग्रोथ करेगा। इसलिए जो ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल जोन का जो भी घास का मैदान होता है, वो क्या होता है, आकार में बड़ा होता है और घना होता है। दूसरा में अगर हम बात करें इसका टेम्परेट जोन का, तो वहाँ क्या, वहाँ तो प्रकाश का किरण क्या तिरछा पहुंचता है, सही मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में मिल नहीं पाता प्रकाश का किरण। इसलिए क्या होता है, वहाँ के जो घास के मैदान होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे घास होते हैं, वहाँ का घास का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन ऐसे करके कि बताइए किस घास के मैदान में घासों की लंबाई सबसे अधिक होती है, शीतोष्ण वाले या फिर उष्णकटिबंधीय वाले, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय वाले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ज्यादा लंबे होते हैं। रीजन बता दिया आपको, रीजन क्या होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल वाले को जो सनरेज है वो अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। चलिए, कुछ प्रमुख जो ग्रासलैंड है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम इधर का बात करें, सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये कंट्री कौन है, बी आकार का कंट्री है जो वेनेजुएला है। तो यहाँ एक घास का मैदान पाया जाता है। ये जो घास का मैदान है उसको हम लोग लानोश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लानोश, लानोश। आगे बता चुके हैं हम, कौन कौन देखेंगे, लानोस। अब बताइए, हम आपसे पूछते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन है कि लानोस जो घास का मैदान है किस कॉन्टिनेंट में है, तो आपका पहला जवाब क्या होगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। फिर अगर क्वेश्चन है साउथ अमेरिका के कौन सा देश में है, तो आप क्या बताइएगा, आप बताइएगा कि साउथ अमेरिका के कौन सा देश में है, तो आप बोलिएगा वेनेजुएला में है, क्या वेनेजुएला में है। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है, दूसरा
दूसरा क्वेश्चन बोलेगा किस प्रकार का घास का मैदान है, तो पहले आप लोग को हम बता चुके हैं कि यहाँ से क्या गुजरता है, इक्वेटर गुजरता है यहाँ से। फिर आप लोग देख चुके हैं कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मतलब जो मकर रेखा है, मकर रेखा कहाँ से गुजरता है, यहाँ से गुजरता है। विषुवत रेखा यहाँ से गुजरता है। और आगे ऊपर अगर हम देखें, ऊपर अगर देखा जाए ऊपर कहीं और ऊपर से देखेंगे तो क्या कर्क रेखा गुजरता है, क्या कर्क रेखा गुजरता है। तो ये वाला एरिया कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया कौन सा एरिया होगा, कौन सा एरिया होगा, ये वाला ट्रॉपिकल जोन होगा, ट्रॉपिकल जोन उष्णकटिबंधीय। तो जो हमारा लानोस है, क्या, जो हमारा लानोस घास का मैदान है, जो यहाँ पे हम क्या देखे थे, लानोस, लानोस घास का मैदान देखे थे, वो क्या होगा, पहला नंबर साउथ अमेरिका में होगा, साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में होगा। और क्या किस प्रकार का होगा, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होगा, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब हम तीन घास का मैदान कहाँ देखते हैं, हम तीन घास का मैदान देखते हैं ब्राजील में, चलते हैं। कटिंगा, कैंपोस, सेराडोस और कटिंगा। क्या बोले, पहले तुम लानोस पढ़ लिए यहाँ पे, फिर हम पढ़ रहे हैं क्या, कैंपोस, सेराडोस और कटिंगा, ट्रिपल सी। क्या बोलिएगा, कैंपोस, सेराडोस और क्या, कटिंगा। किस प्रकार का ग्रासलैंड होगा, इसमें कोई इशू ही नहीं है, किस प्रकार का ग्रासलैंड होगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होगा। कहाँ पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है। नाम क्या है, कैंपोस है, सेराडोस है और कटिंगा है। सी, सिर्फ आपको सी याद रखना है। और अगर उसके बाद भी अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो कोई इशू नहीं। ब्राजील का नाम क्या, बी और सी, बी सी आप समझते ही है, एडीबीसी होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? तो ब्राजील में कौन सा है, फिर से कैंपोस, सेराडोस और कटिंगा, ट्रिपल सी से याद रखें तो ब्राजील का टोटल घास का मैदान हो जाएगा। लोकेशन क्लियर है, और किस प्रकार का है, कहाँ है तो क्लियर है, किस प्रकार का है, किस प्रकार के लिए क्या करता है, किस प्रकार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, किस प्रकार के लिए सबसे आसान होता है, हम देख ही लेते हैं कहाँ पे है। तो अभी अभी देखें हम कि जो ब्राजील है टोटल, इधर अगर देखें तो ये मकर रेखा है, इसके ऊपर पाया जा रहा है टोटल। तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो भी होगा वो कौन सा होगा, क्या होगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होगा, वो क्या, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा। चलिए अब हम देखते हैं, बहुत ही फेमस घास का मैदान है, थोड़ा कलर चेंज करके देख लेते हैं उसको। यहाँ पे पाया जाता है, पास, पास, जो पंपास घास का मैदान है वो अर्जेंटीना में है। कौन सा देश में है, पहले तो देख लेते हैं, जो पंपास है पहले किस, अर्जेंटीना में है। दूसरा चीज देखेंगे किस प्रकार का है, अभी तक जितना हम देख रहे थे वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था, लेकिन ये क्या होगा, टेम्परेट होगा, टेम्परेट टाइप का। क्यों, क्योंकि ये मकर रेखा के नीचे है। कौन सा, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। फिर से देखिए, पंपास का लोकेशन कहाँ पे, अर्जेंटीना में है। कहाँ का है, साउथ अमेरिका का है। किस प्रकार का है, टेम्परेट, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तीसरा बात, ये घास का मैदान बहुत ही फेमस है एक प्लांट के लिए जिसका नाम है अल्फा अल्फा प्लांट या ग्रास बोले। बहुत पोषक और औषधि गुणों से भरपूर रहता है। जो अल्फा अल्फा प्लांट है, अल्फा अल्फा घास है, वो बहुत क्या, औषधि से भरपूर रहता है। ये रीजन है कि, और उसमें पोषक तत्व काफी पाए जाते हैं, इसलिए डेयरी फार्मिंग जो है वो अर्जेंटीना में डेयरी फार्मिंग बड़ा अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये सब घास खा खाकर गायों सब तगड़ा हो जाता है और दूध काफी देता है। ठीक है, अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घास का मैदान हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है ग्रैंड चैको। ग्रैंड चैको, ग्रैंड चैको का अगर लोकेशन का बात हम करें, ग्रैंड चैको का लोकेशन कुछ इस प्रकार का है। ग्रैंड चैको क्या है, ग्रैंड चैको नोट करते जाइए आप लोग। जो ग्रैंड चैको घास का मैदान है, सबसे पहला पहला क्वेश्चन किस प्रकार का है, ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है। तो हम देख रहे हैं इसका कुछ जो पार्ट है वो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में आ रहा है, इसलिए
क्या होगा, ट्रॉपिकल होगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ पार्ट, जो इसका कुछ भाग है, वो भाग क्या, मकर रेखा के नीचे भी पाया जा रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल के साथ साथ ही क्या होगा, टेम्परेट टाइप का, टेम्परेट भी होगा। मतलब ग्रैंड चैको जो घास का मैदान है, पहला चीज तो क्या, वो ट्रॉपिकल भी है और टेम्परेट भी है, उष्ण भी है और शीतोष्ण भी है। यदि इस मैदान को हम देखें उत्तर से दक्षिण की ओर, तो चूंकि ऊपर में किस प्रकार का है, ये ट्रॉपिकल है, इसलिए इसका लेंथ क्या होगा, घटते हुए जाएगा। मतलब इधर क्या ट्रॉपिकल, इधर टेम्परेट, टेम्परेट, ठीक है। दूसरा बात, सबसे बड़ा चीज कहाँ है, याद रखने के लिए कोई चिंता का बात नहीं है, कोई चिंता का बात नहीं है। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं 3 कंट्री है, ब्राजील है, पैराग्वे है और अर्जेंटीना है ना। लेकिन याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस न्यूज चैनल है, एबीपी न्यूज, एबीपी न्यूज, सुने होंगे, एबीपी न्यूज। ए फॉर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, बी फॉर क्या, ब्राजील, बी फॉर क्या, पैराग्वे। याद रखिएगा, जो ग्रैंड चाको घास का मैदान है, जो ग्रैंड चाको घास का मैदान है, सबसे पहले तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों प्रकार का है। दूसरा बात, किस किस कंट्री में है, तो याद रखने के लिए ए बी पी याद रखिएगा, अर्जेंटीना, ब्राजील और क्या, पराग्वे, ठीक है। तो ग्रास लैंड हमारा कंप्लीट होता है। और याद रखिएगा, शायद याद भी रहेगा जैसे पढ़ा है, बाकी तो आप लोग पे डिपेंड करता है। और अच्छा अगर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें बोलना क्या है, आप लोग को अच्छा लगे तो कर ही दीजिएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं माउंटेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साउथ अमेरिका का माउंटेन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साउथ अमेरिका का जो माउंटेन है, हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट है, साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट है, यदि हम ऐसे ड्रॉ करने के लिए जाए उसको, तो वेस्टर्न पार्ट जो है साउथ अमेरिका का, ये पार्ट, इस पार्ट में बहुत लंबी माउंटेन रेंज है, जिसको हम इंडीज जानते भी हम लोग हैं, सुने ही होंगे, तो हम इंडीज को ही पढ़ेंगे जनरली इसमें। जो माउंटेन्स है उसमें देखते हैं, दीज आर कॉल्ड इंडीज, इंडीज कहलाता है, इंडीज पर्वतमाला, सबको पता है। रन्स फ्रॉम कैरिबियन सी टू सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका, यहाँ कैरिबियन सी से लेकर स्टार्ट होकर वो कहाँ तक जाता है, साउथ अमेरिका का जो सबसे निचला बिंदु है, चिली का, वहां तक जाता है। और सबसे अच्छा इसका जो फीचर्स देखिएगा, क्या यंग फोल्ड माउंटेन है, और इसको हम अगर बोले तो यंग फोल्ड वोल्केनिक माउंटेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो हुआ है वो ओशियन और कॉन्टिनेंट के कोलिजन से हुआ है। मतलब ओशियनिक प्लेट और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसके कन्वर्जेंस के कारण हुआ है, जिसके कारण इसमें क्या पाया जाता है, ज्वालामुखी पाया जाता है। वो हम बताएंगे आपको कि क्या होता है, थोड़ा सा अभी तो नहीं बता सकते क्योंकि अभी मैं बताने के लिए चल गए तो दिक्कत होगा। तो इस माउंटेन का माउंट एकांका हुआ है, माउंट एकांका हुआ है, जो हाईएस्ट पीक है इंडीज का हाईएस्ट पीक है, और साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी भी है, जो बोल सकते हैं हम, ना है, 7,081 मीटर का है, क्या, माउंट एकांका हुआ। और ओजस डेल सैलाडो जो है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। वहाँ पे दो दो तीन तीन चीज क्लियर करना पहले आपको होगा, फिर समझिएगा कि वोल्केनो कौन एक्टिव होता है, कौन डोरमेंट होता है। अदर वोल्केनिक पीक जो है, माउंट चिम्बारा जो इक्वाडोर में है, वो सब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मेनली हम देखेंगे कि जो इंडीज है, इंडीज का सबसे जो भी माउंटेन्स पाया जा रहा है हम देख लेंगे, अभी यहाँ ओवरव्यू दे दिए थे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है। हिंदी बोले तो बलय पर्वत का निर्माण, निर्माण कैसे होता है, देखिए हम शॉर्ट में बस समझाते हुए जाएंगे, आप लोग को समझना होगा। बलय पर्वत जो होता है जनरली दो प्रकार का होता है, तो यंग का बात हम कर रहे हैं, तो ज्वालामुखी सहित जो वोल्केनिक होता है, एक ज्वालामुखी रहित होता है, नॉन नॉन वोल्केनिक। मतलब अगर हम फिगर से देखना चाहें, एक तो ऐसा फोल्ड माउंटेन, ऐसा होगा माउंटेन जिसके ऊपर क्या निकलते रहेगा, लावा निकलते रहेगा, जिसके पीक पे क्या पाया जाएगा, लावा पाया जाएगा, वोल्केनो का इरप्शन होगा।
और लावा बाहर आएगा। लेकिन दूसरा तरफ वो फोल्ड माउंटेन होगा जिसमें क्या पाया जाएगा, माउंटेन तो होगा लेकिन उसमें कहीं पे भी वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के हिमालय, जो हमारा हिमालय पर्वत है वो भी एक क्या फोल्ड माउंटेन है, लेकिन उसमें क्या पाया जाता है, ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। लेकिन वही अगर हम इंडीज को देखें तो इंडीज में क्या पाया जाता है, ज्वालामुखी पाया जाता है। वो क्यों होता है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। याद रखिएगा कि कभी भी जो फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, दो लैंडमास है। लैंडमास एक जमीन का टुकड़ा बोल सकते हैं, प्लेट बोल सकते हैं। जब जमीन का एक भाग जो है P1, ये भाग P2 बोलते हैं, ये दोनों जब आपस में एक दूसरे के ओर आकर कन्वर्ज होगा, एक दूसरे की तरफ आएगा और टकराएगा, आकर कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो टक्कर के कारण यहाँ पे क्या होगा, फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और फोल्डिंग के कारण यहाँ क्या बन गया, यहाँ ऊंचा पर्वत का निर्माण हो जाता है। क्योंकि किसके कारण हुआ, फोल्डिंग के कारण। जब अगर हम ये एक पेज ले और इसको इधर से दबाएं और इधर से दबाएं, तो क्या बीच में ये पेज उठेगा नहीं क्या, बीच में एक पेज जो है क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। उसी प्रकार जब एक जमीन का भाग दूसरा जमीन के भाग से टकराएगा, जब एक प्लेट दूसरा प्लेट से टकराएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फोल्डिंग होगा, वहां पर्वत का निर्माण होगा और एक ऊंचा होगा, ऊंचा पर्वत होता है। ठीक है, ये तो हो गया फोल्ड माउंटेन क्यों बन रहा है। लेकिन हम अगर देखें ज्वालामुखी सहित और ज्वालामुखी रहित क्यों बनता है, तो देखिए यदि दोनों प्लेट, प्लेट 1 और प्लेट 2, अगर दोनों लैंडमास क्या कॉन्टिनेंटल हो, महाद्वीपीय हो, तो क्या होता है, जब दोनों क्या हो, महाद्वीपीय हो, तो दोनों का फॉल्डिंग होता है और दोनों का डेंसिटी क्या होता है, बराबर रहता है। इसके कारण वहाँ पे क्या वोल्केनो नहीं होता, क्योंकि सबडक्शन नहीं होता। सबडक्शन क्या, प्लेट का कुछ भाग नीचे जाना, नीचे जाना, स्टेनोस्फेयर में जाना। वो डिटेल्स आगे बताएंगे हम, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। यहाँ पे वोल्केनो नहीं पाया जाता। लेकिन यदि दो प्लेट टकराया, ये कॉन्टिनेंटल हुआ। दूसरा प्लेट अगर हम देखें कि ओशियनिक प्लेट हो, मतलब महासागरीय प्लेट हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, महासागरीय प्लेट का जो घनत्व होता है ज्यादा होता है। इसके कारण वो क्या करता है, सबडक्ट कर जाता है, डूब जाता है किसके अंदर, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय प्लेट के कारण। और नीचे क्या है, चूंकि नीचे बहुत सारा क्या है, नीचे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मैग्मा भरा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, ये वाला जो भाग है वो क्या होता है, पिघल कर यहाँ बहुत सारा मैग्मा भर जाता है। और बहुत सारा मैग्मा भरने के कारण यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, और इसको तोड़कर, चूंकि दोनों क्या किया, कन्वर्ज किया है, एक तरफ आकर टकराया है, तो टकराने से क्या, टकराने से फोल्डिंग तो होगा ही होगा। टकराने से क्या, फोल्डिंग तो होगा ही होगा। फोल्डिंग तो होगा ही होगा, मतलब फोल्ड माउंटेन तो बनेगा ही बनेगा। और चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया क्या, मैग्मा बढ़ गया, जिसके कारण यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा और इसको फाड़ कर आगे निकलेगा। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ है, ज्वालामुखी निकला है। तो इस प्रकार पे क्या होगा, इस तरह के पर्वत पे क्या, ज्वालामुखी का उद्गार होगा। तो समझ गए होंगे कि क्यों। अब हम बात करेंगे कि क्यों हिमालय में ऐसा क्यों नहीं है। तो हिमालय किस किसके, इधर चाइना देखते हैं, तिब्बत देखते हैं, और इधर कौन सा इंडिया का भाग है, हिमालय यहीं पे है ना। क्योंकि इधर भी क्या है, महाद्वीपीय भाग जमीन वाला भाग है, इधर भी क्या जमीन वाला भाग है। तो क्या हिमालय क्या होगा, सिर्फ फोल्डिंग होगा। कहाँ से आएगा, सबडक्ट करेगा ही नहीं, तो वोल्केनो कहाँ से आएगा। वहीं अगर हम साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं तो क्या देखते हैं, इधर प्रशांत महासागर का प्लेट है और इधर क्या है, इधर साउथ अमेरिका है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो प्रशांत महासागर का जो प्लेट है, नाज़का प्लेट बोलते हैं, वो सबडक्ट कर जाता है किसके अंदर, साउथ अमेरिकन प्लेट के कारण। चूंकि यहाँ तो क्या होता है, यहाँ का जो माउंटेन है, माउंटेन फोल्ड होने के साथ साथ इसमें क्या पाया जाता है, वोल्केनो भी पाया जाता है। चलिए हम लोग समझ गए हैं। हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम इंडीज को देखते हैं। इंडीज माउंटेन, इंडीज पर्वतमाला है, श्रृंखला जो भी बोलो। सबसे पहले क्या है, इंडीज का जो लंबाई है, जो इंडीज का लंबाई है कितना है, लगभग 7200 किलोमीटर है। और 7200 किलोमीटर होने के साथ साथ क्या है, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबा माउंटेन रेंज है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। क्या है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, इंडीज माउंटेन, जिसका लंबाई कितना है, 7200 किलोमीटर, जिसका लंबाई कितना है, 7200 किलोमीटर। और दूसरा बात अगर हम देखें, फिगर देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कितना कंट्रीज होकर गुजरता। पहला
कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखे। यहाँ पे देखते हैं पहला कहाँ वेनेजुएला में है, एक कंट्री। दूसरा कोलंबिया, दो कंट्री। तीसरा इक्वाडोर में। चौथा पेरू में। पांचवा देखे तो बोलीविया में। छठा देखे तो चिली में। और सातवां देखे तो अर्जेंटीना में। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से एक पॉइंट हम लोग, पार्ट ऑफ सेवन, सेवन कंट्री, पार्ट ऑफ सेवन कंट्री, 7 देशों से होकर गुजरता है। कौन कौन देश है? वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलीविया है, चिली है, और कौन सा? अर्जेंटीना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंडीज पर्वतमाला, क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किस देश में एंडीज पर्वतमाला का विस्तार नहीं है, और ऑप्शन दे दे कोलंबिया, इक्वाडोर, अर्जेंटीना और पराग्वे, तो कौन सा होगा? पराग्वे। पराग्वे में एंडीज नहीं गया हुआ, ब्राजील में एंडीज नहीं गया हुआ है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना होता है। थोड़ा सा हम पहले पढ़ ही चुके हैं, तो इसके लिए कोई याद करने का जरूरत नहीं कि अगर हम दक्षिण उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से ऊपर उत्तर की तरफ अगर हम सजाएंगे तो कौन पहले आएगा? वेनेजुएला। अगर उत्तर से दक्षिण सजा रहे हैं तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलीविया, वो सीरीज होगा इसका। दूसरा बात है क्या, किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। क्या है फोल्ड माउंटेन? एग्जाम्पल ऑफ क्या? फोल्ड, फोल्ड वॉल्केनिक बोल दे तो और अच्छा, कैनिक माउंटेन। क्या है? फोल्ड वॉल्केनिक माउंटेन है, ज्वालामुखी बल्लई पर्वत का उदाहरण है। कौन? एंडीज है। जो इसका चौड़ाई, यहाँ पर अगर हम गौर करें तो इसका जो सबसे ज्यादा चौड़ाई कहाँ दिख रहा है, किसके पास दिख रहा है? बोलीविया के पास। तो एक पॉइंट और ऐड कर ले, बैडेस्ट इन बोलीविया, मतलब बोलीविया में सबसे चौड़ी है। सबसे चौड़ी कहाँ है? बोलीविया में है। तीसरा अगर हम बात करें कि इसकी लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ है, तो हम देखते हैं चिली। चिली में क्या सबसे ज्यादा लंबाई? तो क्या बोल सकते हैं? लार्जेस्ट। पार्ट इन चिली। चिली में क्या है? सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ पाया जाता है? चिली में। चिली में सबसे ज्यादा लंबाई है। और चौड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ है? कहाँ दिखा आपको? बोलीविया में। इतना पॉइंट्स हो गया होगा। तब हम थोड़ा सा देखते हैं फिर से। चलिए अब हम सबसे इसका जो मेन पिक्स देख लेते हैं। प्रमुख चोटी, प्रमुख चोटी, प्रमुख चोटी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे एक पर्वत है। फिर अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे एक और पर्वत है। इन दोनों को देखेंगे तो जो ये वाला पर्वत दिख रहा है वो पूरा साउथ हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध बोल सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, आप समझ लिए होंगे कौन सा? माउंट एकांकागुआ। गुआ, क्या है? माउंट एकांकागुआ, जिसका हाइट कितना है? 6,959 मीटर हाइट है। फिर से याद रखिएगा। और इसका कहा माउंट एकांकागुआ का लोकेशन क्या बोले हम? बोल सकते हैं हाईएस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के सर्वोच्च चोटी, चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एकांकागुआ है। और इसमें की जो एक्सटेंट, देखिए हम थोड़ा सा और एक चीज और बता देते हैं यहाँ, स्क्रीन लेकर बता देते हैं। जो ज्वालामुखी होता है, जो वोल्केनो होता है, वो क्या होता है? एक्टिव, डोरमेंट, और क्या? एक्सटिंक्ट। मतलब हिंदी में देखें तो सक्रिय,
प्रसुप्त और शांत। मतलब क्या? वैसा ज्वालामुखी जो क्या एक्टिव है, जिसमें अभी भी उद्भेदन और ज्वालामुखी का क्रिया क्या हो रहा है, वो ज्वालामुखी क्या कहलाता है? एक्टिव कहलाता है, और संभावना भी है कि फ्यूचर में भी होते रहेगा। डोरमेंट कौन कहलाता है? डोरमेट कहलाता है प्रसुप्त, जिसमें फिलहाल तो ज्वालामुखी क्रिया नहीं हो रही है, परंतु इन फ्यूचर होने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। वो क्या कहलाता है? डोरमेट कहलाता है। एक्सटिंक्ट क्या? वैसे तो कोई भी दुनिया का कोई भी ज्वालामुखी है जो पूरी तरह से खत्म नहीं होता, लेकिन फिर भी अंदाजा लगाया जाता है कि वैसा ज्वालामुखी जिसका उद्भेदन ना ही हो, जिसका उद्भेदन ना हो, वो क्या कहलाता है? एक्सटिंक्ट कहलाता है या शांत कहलाता है। तो मेनली क्या होता है? सक्रिय होता है और प्रसुप्त होता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर थे। अब देखते हैं माउंट एकांका, वो देख लिए वो किस प्रकार का है। जो एकांका वो है, वो एक्सटिंक्ट है। क्या एक्सटिंक्ट? मतलब क्या? प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। समझ में आया? अब जो नेक्स्ट वाला ये पर्वत को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो पीक है इसको हम बोलते हैं ओजस डेल सेलाडो। क्या है? ओजस डेल सेलाडो। ओजस डेल सेलाडो। ये कहाँ है? पहला तो बोल सकते हैं बिटवीन चिली एंड क्या अर्जेंटीना। अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है। या मेनली क्या हम बोल सकते हैं? अर्जेंटीना बोल सकते हैं। जो ओजस डेल सेलाडो है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे ये आता है कि हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? कौन? ओजस डेल सैलाडो। ओजस डेल सैलाडो, इसका लोकेशन अगर बोले तो कहाँ है? बोल दिया चिली और अर्जेंटीना के बीच में है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पेरू में। वहाँ पे पेरू ये वाला कंट्री जो दिख रहा है आपको, पहले हम बाउंड्री बना देते हैं। ये वाला जो कंट्री है वो पेरू है। पेरू में भी हम दो पीक पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पीक होंगे कौन कौन? एक तो है मिस्टी। मिस्टी आते रहता, बोलेगा माउंट मिस्टी जो है। माउंट मिस्टी किस देश में है? तो क्या बोलिएगा आप लोग? क्या होगा उसका? किस देश में है? पेरू में है। माउंट मिस्टी किस प्रकार के माउंटेन है? तो फोल्ड माउंटेन, सब फोल्ड माउंटेन होगा। एक और पेरू में है, जो पेरू का सबसे ऊंचा, याद रखिएगा, माउंट मिस्टी पेरू का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, चोटी नहीं है। जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नाम है, वास्करन। वास्करन, वास्करन, माउंट वास्करन। कितना सुंदर नाम है, वास्करन, माउंट वास्करन। तीसरा अगर हम देखें कि सबसे तीसरा ये वाला जो देश आपको दिख रहा है, ये कंट्री जो दिख रहा है वो है इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। इक्वाडोर में भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण चोटी पाया जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। तो चिम्बाराजो, माउंट चिम्बाराजो। दूसरा क्या है? कैटोपैक्सी, माउंट कैटोपैक्सी। बहुत बार क्वेश्चन आया माउंट कैटोपैक्सी कहाँ का सबसे कहाँ का है? तो माउंट कैटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। माउंट चिम्बाराजो कहाँ है? इक्वाडोर में है। इक्वाडोर की सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो माउंट चिम्बाराजो है। अगर हम नीचे से पर्वत बढ़ाते जा रहे हैं तो सबसे पहले कौन आएगा? चिम्बाराजो। तो सबसे ऊंचा कौन होगा? चिम्बाराजो। और उसके बाद क्या? कोटोपैक्सी। ठीक है, तो इक्वाडोर में कौन कौन? तो यहाँ अगर हम देखें तो इक्वाडोर में दो पर्वत दिखता है हमको, कौन सा? एक तो चिम्बाराजो, चिम्बाराजो। दूसरा क्या? कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। फिर अगर हम आए पेरू में, पेरू में भी क्या दिखेगा हमको?
दो इंपॉर्टेंट माउंटेन, कौन सा माउंट? मिस्टी, और कौन सा? हुआस्करन, हुआस्करन। फिर अगर हम अर्जेंटीना में आए तो दो दिखे हैं, कौन कौन? एक तो माउंट कांकागुआ, कांकागुआ, और एक माउंट ओजस डेल। थोड़ा सा एक देख लेते हैं, कॉर्डिलेरा रह गया। कॉर्डिलेरा क्या होता है पहले? क्या पैरेलल माउंटेन रेंज? अगर एक माउंटेन्स रेंज ये वाला है, इसके पैरेलल फिर दूसरा है, इसके पैरेलल फिर तीसरा है, इसके पैरेलल फिर चौथा है, तो ये सब माउंटेन्स क्या कहला जाएगा? कॉर्डिलेरा कहलाएगा, कॉर्डिलेरा। तो जो कॉर्डिलेरा, साउथ अमेरिका में जो कॉर्डिलेरा पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? कॉर्डिलेरा कोलंबिया में, क्योंकि यहाँ पे तीन माउंटेन्स रेंजेस है जो पाया जाता है। जो इधर वाला है वो क्या कहलाता है? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, पश्चिमी कॉर्डिलेरा। इधर वाले को क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कॉर्डिलेरा। और जो बीच में उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल कॉर्डिलेरा, सेंट्रल कॉर्डिलेरा क्या बोला जाता है? सेंट्रल कॉर्डिलेरा। अगर हम और बात करें तो वेस्टर्न की जगह यूज होता है ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा। वेस्टर्न को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा। जो ईस्टर्न कॉर्डिलेरा है, जो पूर्वी कॉर्डिलेरा है, उसको क्या बोलते हैं? ओरिएंटल, इंटल कॉर्डिलेरा। और सेंट्रल को तो सेंट्रल ही बोलता है। अगर यहाँ पर हम देखें, कुछ इस प्रकार का है, ए बी और क्या, सी। तो जो ए वाला है पहले नंबर, ये जो कॉर्डिलेरा है क्या होता है? तो पैरेलल माउंटेन रेंजेस होता है, पैरेलल जो समांतर पर्वत श्रृंखलाएं होती है वही कहलाती है। तो कॉर्डिलेरा कहाँ पाया जाता है? तो क्या कोलंबिया, सी से कॉर्डिलेरा, सी से कोलंबिया। दूसरा बात, जो ये वाला है जो पश्चिमी भाग में है सब कुछ, तो इसलिए पश्चिमी भाग वालों को क्या बोलेंगे? नॉर्मल सा पश्चिमी कॉर्डिलेरा लेरा। जो पूर्वी भाग में उसको क्या बोलेंगे? पूर्वी कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा। जो बीच में उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल बोलेंगे, मध्यवर्ती, वर्ती कॉर्डिलेरा। दूसरा बात, अगर पश्चिमी कॉर्डिलेरा को और कौन सी बोल और क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा। पूर्वी वाले को क्या बोलते हैं? ओरिएंटल कॉर्डिलेरा। और जो बीच में उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा कहाँ है? कोलंबिया में। चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा होगा लेक्चर तब। थैंक यू।